अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कूलम लॉ। कूलम लॉ तो हमने पढ़ लिया है, अभी हम डिस्कस करेंगे कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, इससे पहले हमने जो लॉ पढ़ा है कूलम का, वो क्या था हमारे पास? F = K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है, ये कैसा है इसके ऊपर भी हमने बात की है। लेकिन ये जो फार्मूला है ये हमारे पास एक स्केलर फॉर्म है फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक स्केलर फॉर्म है। तो ये स्केलर फॉर्म हमें नहीं चाहिए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या चाहिए होती है? डायरेक्शन चाहिए होती है। और वो वेक्टर तभी मानी जाती है जब उसके साथ प्रॉपर डायरेक्शन हो। उसकी डायरेक्शन देने के लिए हम अब डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ या कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, हम क्या कहते हैं कि जब हमारे पास दो चार्जेस हों, कौन सी क्या हों? दो चार्जेस, ऐसे चार्जेस हमने लिए जो रिपेल कर रहे हैं दूसरों को। ठीक है, ये दो चार्जेस हैं। मान लें ये एक Q1 है, एक Q2 है। Q1 और Q2 एक दूसरों को रिपेल कर रहे हैं। Q2 जो Q1 को रिपेल करेगा उसको हम कैसे लिखेंगे? F12 से। F12 क्या चीज़ है? F12 हमारे पास है, इसको हम ऐसा पढ़ेंगे। F12 को हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन, ये इक्वल है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 के ऊपर Q2 की वजह से फोर्स जो लग रही है उसको हम F12 कहेंगे। क्या कहेंगे? F12 कहेंगे। ये हम क्या लिखने जा रहे हैं? ये हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं कूलम लॉ की, वेक्टर फॉर्म। सेम इसी तरह फोर्स जो है, एक फोर्स इस वाले चार्ज को भी क्या कर रही होगी? रिपेल कर रही होगी। पर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को भी रिपेल कर रहा होगा। तो उस फोर्स को हम लिखेंगे F21 से। तो ये क्या होगी? F21 को कैसे पढ़ेंगे? F21 को हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से Q2 के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको हम कहेंगे फोर्स जो Q1 लगा रहा है Q2 के ऊपर। Q1 लगा रहा है Q2 के ऊपर, तो इसको ऐसे करेंगे। बट ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। देखें, एक आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ लगी है। तो ये फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन। कूलम लॉ जो है ये हमेशा आप याद रखें, चार्जेस भले बड़े हों, एक बड़ा हो एक छोटा हो, मगर ये कभी नहीं है कि बड़ा वाला छोटे के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा और छोटे वाला बड़े के ऊपर कम लगाएगा। ऐसा नहीं होता। बट दोनों की म्यूचुअल फोर्स होती है, दोनों का प्रोडक्ट जितना आता है उस हिसाब से वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे भी फोर्सेस इक्वल हैं, इसलिए हम कहते हैं फोर्सेस क्या हैं? इक्वल है। F12 जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ दूसरी फोर्स क्या है? F21 जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों सेम इक्वल होते हैं, बट क्या होते हैं? अपोजिट इन डायरेक्शन है। F21 जो फोर्स है और F12 जो फोर्स है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है पर डायरेक्शन अलग होती है। डायरेक्शन क्या होती है? अलग होती है। सेम इन मैग्नीट्यूड बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज़ मतलब एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स जो है बराबर लगाएंगे। यानी कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी डिफाइन करते हैं। ये वाले जो वेक्टर फॉर्म है वहाँ से भी देखें तो वहाँ पे भी क्या होता है? फोर्स इक्वल होती है, अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन, वहाँ ये होता है। ये भी एक्शन और रिएक्शन वाले लॉ को ओबे कर रहा है। जो वेक्टर फॉर्म है या कूलम लॉ है, किसको ओबे कर रहा है? ये आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे कर रहा है एक तरह से। ठीक है, तो अब ये चीज़ होगी। अब हम अगर एक के ऊपर बात करें, एक चार्ज के ऊपर, तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये अब फोर्स की डायरेक्शन होगी। लेकिन सेम उसी तरह हमारे पास एक यूनिट वेक्टर भी चाहिए होगा, क्योंकि हमने इस वाली फॉर्म को क्या बनाना है? वेक्टर बनाना है। वेक्टर तभी बन सकता है जब हम यूनिट वेक्टर भी देंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर देने के लिए हम क्या करेंगे? पहले आइए, तो ये इन दोनों के बीच में रेडियस कितना है पहले देखें। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। तो एक यूनिट वेक्टर होगा Q1 से Q2 की तरफ, एक यूनिट वेक्टर होगा Q2 से Q1 की तरफ। तो Q1 से जो Q2 की तरफ होगा उसको हम कहेंगे क्या?
उसको हम ऐसा लिखेंगे R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। इसको हम क्या पढ़ेंगे R21, ये होगा Q1 से Q2 की तरफ। बास किताबें इसको क्या लिखती है R12 भी लिखती है, ठीक है, R12 भी लिखती है। और एक वेक्टर होगा किसकी तरफ एक वेक्टर होगा Q2 से Q1 की तरफ, उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे R12 यूनिट वेक्टर क्या होगा डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। या इसको डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से भी हम समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। इसके ऊपर मैं खुल के बात करूंगा आगे अलग अलग करके। तो अब इससे ये पता चला कि आपके पास जो R यूनिट वेक्टर है, R21 यूनिट वेक्टर है, वो किसके इक्वल है, जो इनके बीच का डिस्टेंस के इक्वल है। ये वैसे लाइन जहाँ तक है, बट ये लाइन होती है पूरा, ये जो डिस्टेंस होता है यही आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है। जब फोर्सेस लगा रहे हैं तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, और ये यही डिस्प्लेसमेंट R21 होगा हमारे पास। तो हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं, R जो डिस्टेंस है ना ये इनके बीच में, बट ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच में। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट असल में आपके पास वो तो वेक्टर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये जो डिस्टेंस है, जो R डिस्टेंस है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा R21 जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, या यूँ कह लें जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है आप किसके, ये जो डिस्प्लेसमेंट है Q2 का विद रिस्पेक्ट टू Q1, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा R12 जो कि डिस्प्लेसमेंट है यूनिट वेक्टर Q1 का, यानी कि चार्ज नंबर 1 का चार्ज नंबर 2 के रिस्पेक्ट से, इसके इक्वल होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, ये मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड सेम उसी के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जो डिस्प्लेसमेंट या यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज 1 के लिहाज से। R21 क्या है, चार्ज 2 का डिस्प्लेसमेंट, ये चार्ज 2 है ना यार, ये क्या है, चार्ज 2 का डिस्प्लेसमेंट 1 के लिहाज से, उसका जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा R1, जो R1 मतलब R12, यानी कि चार्ज 1 का डिस्प्लेसमेंट चार्ज 2 के लिहाज से। चार्ज 1 का भी डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि चार्ज 1 के ऊपर Q2 फोर्स लगा रहा है। जब Q2 लगाएगा तो ये Q1 के ऊपर जब Q2 फोर्स लगाएगा तो Q1 डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा Q2 के रिस्पेक्ट से, यानी Q2 के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इसी तरह जब Q2 के ऊपर फोर्स Q1 लगाएगा तो Q2 डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा Q1 के लिहाज से। इन दोनों बातों की मैंने इस तरह लिखा। अगर किसी को फिर नहीं समझ आई, इस वीडियो को पीछे करके फिर से समझे इस चीज़ को, बट ये चीज़ हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अब ये चीज़ हमें समझ आई है, ये सारा इन सब का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम इस चीज़ को हम साइड पे करके लिखते हैं, बाकियों को मिटाते हैं, ठीक है, बाकियों को मिटाते हैं। तो हमने 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपने लिखना है। क्या है एक चीज़, एक तो ये है आपके पास फोर्स जो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, जो R जो डिस्टेंस है, इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस है वो इक्वल है R21 का मैग्नीट्यूड इक्वल है R12। ये R21 क्या चीज़ है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। 1 मतलब जो बोलते हैं चार्ज, मतलब चार्ज 1 Q1। तो अब हम ऐसे ही करेंगे, एक हमारे पास प्लस चार्ज है, एक दूसरा भी प्लस चार्ज है। तो अब उसी तरह हम इसको क्या माना है Q1, इसको क्या माना है Q2 माना है। तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगी Q2 की वजह से, तो हम 1F12 कहेंगे, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और इसकी वजह से अब फोर्स लग रही है इधर से इधर, तो हमें इधर से इधर के लिए एक यूनिट वेक्टर भी चाहिए। हमें Q2 से Q1 की तरफ एक क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर भी चाहिए। तो उस यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस यूनिट वेक्टर को हम ऐसे, जो कि क्या लिखेंगे इसको, उस यूनिट वेक्टर को R12, या इसको क्या पढ़ेंगे, R12 को क्या पढ़ेंगे, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। R12 को क्या पढ़ेंगे, यूनिट
वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 to Q1, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम किससे Q2 to Q1, यानी कि ये यूनिट वेक्टर है Q1 से Q2 की तरफ है, डायरेक्ट कर रहा है। या इसको क्या पढ़ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज 1 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज 2 का यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू, WRT का क्या मतलब होता है, विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू Q2 के लिहाज से Q1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो Q2 के लिहाज से Q1 का डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, क्योंकि Q2 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है Q1 के ऊपर, तो ये कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम R12 जो है ये आपके पास उस डिस्प्लेसमेंट, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट वेक्टर है, ये उसी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर है। अब यही चीज़ किसके भी इक्वल है, हमारे पास R जो कि डिस्टेंस है उसके भी इक्वल है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है Q1 का डिस्प्लेसमेंट Q2 की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, Q1 का डिस्प्लेसमेंट Q2 की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो उसका मैग्नीट्यूड यानी कि R12 का मैग्नीट्यूड, यानी कि R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो और R दोनों इक्वल है। R12 का मैग्नीट्यूड, ये R12 क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट कर रहा है, यूनिट वेक्टर है। जबकि ये आपके पास R12 क्या भी चीज़ है, एक दूसरी चीज़ क्या है, R12 एक वेक्टर है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है, ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कहाँ से कहाँ तक की तरफ, R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारे पास Q1 से या Q2 से Q1 की तरफ है। किस तरफ है, Q2 से Q1 की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, या यूँ कह लें ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है R12 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है किसका, चार्ज 1 का 2 के लिहाज से, चार्ज 1 का 2 के लिए, ये सही बात है, चार्ज 1 का डिस्प्लेसमेंट 2 के लिहाज से है। तो क्या चीज़, चार्ज 1 का डिस्प्लेसमेंट 2 के लिहाज से है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, R12। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, R जो कि डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच में। समझ नहीं आई, फिर से देखो, फिर से आप वीडियो को पीछे करके फिर से देखें इस चीज़ को, ठीक है। ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। इसलिए R12 जो है, R12 R21 में लिखते हैं बाद में, R12 क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट है चार्ज 1 का 2 के लिहाज से, या इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा है, ये यूनिट वेक्टर मैंने लिखा किससे, डायरेक्टेड Q1 से Q2 की तरफ, ये यूनिट वेक्टर है। बट ये यूनिट वेक्टर आया कैसे, यूनिट वेक्टर तभी हमने कहा क्योंकि Q1 और Q2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जब पहले डिस्प्लेसमेंट है तभी ये यूनिट वेक्टर है। वैसे यूनिट वेक्टर कैसे हो, डिस्प्लेसमेंट तो है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, Q1 का डिस्प्लेसमेंट Q2 के रिस्पेक्ट से, वो वाला डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो उसका मैग्नीट्यूड, और R जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उन दोनों का जो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, उन डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड नहीं यार, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस खुद मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। उन दोनों, वो दोनों आपस में क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल है। और इसी तरह यही चीज़ आपके पास मैंने कहा था R21 के भी इक्वल होती है, R21 के भी इक्वल होती है, ठीक है। तो अब देखिएगा इस फोर्स को कैसे लिखेंगे, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये होगा KQ1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर, ठीक है। इस R ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है या वेक्टर है, ये R ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली R का मॉड करके लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा, यहाँ पे R12 का यूनिट वेक्टर, अब ये R12 क्या चीज़ है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ये। तो ये क्या होगा, R12 जो वेक्टर है वो कोई भी वेक्टर किसके इक्वल होता है, जैसे ये फोर्स है, ये फोर्स वेक्टर किसके इक्वल होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड साथ साथ फोर्स का यूनिट वेक्टर इसके इक्वल होता है। तो फोर्स का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आएगा, फोर्स का यूनिट वेक्टर इक्वल आएगा फोर्स वेक्टर डिवाइड बाय
फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये भी किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, इसकी जगह पुट करना चाह रहा हूँ, ये यूनिट वेक्टर इक्वल होगा आपके पास r12 वेक्टर डिवाइड बाय r12 का माड यानी कि मैग्नीट्यूड, r12 का मैग्नीट्यूड। यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। F12 ये किसके इक्वल आएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय r जो डिस्टेंस है, r जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 12 के भी इक्वल है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के भी इक्वल है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, r12 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, यहाँ से हमने देखा r12 और r क्या है, इक्वल है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, r12 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, r12 डिवाइड बाई r12 का माड मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये क्यूब हो जाएगा, F12 किसके इक्वल हो जाएगा भैया, ये इक्वल होगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई r12 का स्क्वायर। तो ये क्यूब हो जाएगा और क्यूब हो जाएगा और r12 ये वेक्टर आ गया, ठीक है। तो क्यूब कैसे हुआ, क्योंकि एक वेक्टर ऊपर भी है, ठीक है, इससे वो नहीं घबराना, स्क्वायर ही होता है असल में, ये स्क्वायर ही आ जाता है। ये आपके पास अभी वेक्टर है ना, वेक्टर को वापस इस तरह लिखो, नीचे स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर आएगा यार, क्यूब आया इससे मत वो नहीं होना, स्क्वायर कैसे आएगा देखें, F12 इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 का क्यूब है। तो ये R12 को क्या लिख सकते हैं दोबारा, R12 को R12 का माड टाइम R12 का यूनिट वेक्टर। तो ये माड, एक माड कटेगा, यहाँ 3 था, वापस स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, वापस क्या आ गया, के Q1 Q2, ये ऊपर यूनिट वेक्टर ही रहेगा, नीचे क्या रहेगा, R12 का स्क्वायर हो गया, यानी कि R12 का मैग्नीट्यूड यानी कि स्क्वायर हो गया। समझ आ गई कि नहीं आई है, समझ आई कि नहीं आई यार, बढ़िया समझ आई है, एकदम ज़बरदस्त, सही है, आज सही चर्चा हो रहा है हमारा, ठीक है। सेम यही कहानी आप दूसरे वाले वेक्टर के लिए भी, दूसरे वाले चार्ज के लिए भी कर सकते हैं, दूसरे वाले चार्ज के लिए भी कर सकते हैं। अब इसका जो F12 जो फोर्स है, इसका हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म क्या है, ये इसको हम जरा इधर देखते हैं। F12 वेक्टर फॉर्म आई है के Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 का क्यूब, R12 का मान, मतलब ये नीचे करके लिख दिया है, आगे जाएगा। F12 किसके इक्वल आया, के Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 का क्यूब R12 वेक्टर, इसके इक्वल आया। अब दूसरी वाली चार्ज के लिए देखें वो किसके इक्वल आता है, उसके लिए भी सेम यही कहानी होगी, उसके लिए भी सेम यही कहानी होगी। क्या कहानी होगी देखिएगा, अब यही चार्ज प्लस है, यहाँ पे फिर प्लस चार्ज है। अब ये Q1 है, ये Q2 है, Q1 Q2 के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, लाजमी बात है। Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा, उसको हम कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। फिर इससे इसकी तरफ एक यूनिट वेक्टर भी होगा, उसको हम क्या कहेंगे, R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, इसको क्या पढ़ेंगे, R21 को यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड, अभी आपको समझ आने वाली है, डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। बास बुक्स इसको R21 की बजाय R12 लिखती है। R12 किसके साथ लिखती है, जब आपके पास F21 हो तो R21 लिखती है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा है, ठीक है, आप उस तरह समझो या इस तरह भी समझो, कोई बात नहीं, ठीक है। बट वो चीज़ डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लेंथी बनेगी, वो किस तरह, वो भी ठीक, अपने अपनी जगह सब ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी। तो यही चीज़ आपके पास R के भी इक्वल है, डिस्टेंस के भी इक्वल है। तो हम कैसे लिखेंगे F21, अभी इसको ज़रा ज़्यादा जल्दी करते हैं। F21 आएगा हमारे पास के Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर तो लिखना होगा, यूनिट वेक्टर क्या लिखना होगा, R21, ये असल में डिस्प्लेसमेंट है, इसको क्या पढ़ सकते हैं, दूसरा
डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये, असल में ये यूनिट वेक्टर नहीं होता, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो फोर्स को वेक्टर यानी कि वेक्टर फॉर्म में लाना है तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये तो डिस्टेंस है जनरल, तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, असल में ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, क्योंकि आपको ये डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट चार्ज 2 का 1 के लिहाज से, फाइनल वाले का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से देखोगे तो ये फाइनल, फिर इसका देखो तो ये फाइनल, तो यहाँ पे इस फाइनल वाले का डिस्प्लेसमेंट इस शुरू वाले यानी कि Q1 के लिहाज से, Q1 का डिस्प्लेसमेंट यानी कि Q2 का डिस्प्लेसमेंट Q1 के लिहाज से, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके इक्वल होगा? R21 का माड और R21 का यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर होता है उसको हम माड यानी कि माड करके फिर यूनिट वेक्टर करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमने पहले भी उसमें भी किया था, पहले वाले उसमें, इससे पहले वाले फोर्स में। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर R21 किसके इक्वल होगा? R21 वेक्टर डिवाइड बाई R21 का मैग्नीट्यूड, यहाँ लिख दो। F21 किसके इक्वल होगा भैया? F21 इक्वल होगा KQ1 Q2 डिवाइड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं? R का यानी कि डिस्टेंस है तो इसको मैग्नीट्यूड करके लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। R21 की जगह क्या लिख सकते हैं? R21 की जगह R यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल R21 वेक्टर डिवाइड बाई R21 का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास R, खाली R को क्या लिख सकते हैं? खाली R को R21 या R12 लिखो, मर्जी है। अब R21 है तो क्या होगा? R21 है तो यहाँ पे F21 है तो R21 लिखेंगे, तो क्या होगा? F21 इक्वल होगा KQ1 Q2 डिवाइड बाई R, जिसको क्या कहेंगे? R21 का माड, ये R21 डिवाइड बाई R21 क्यूब हो जाएगा ना, ये 1 है तो क्या हो जाएगा? क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइड बाई R21 का क्यूब R21, ठीक है। ये वेक्टर आ गया। तो ये आपके पास होगी ये कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होती है। तो हमने कहा, इस वजह से हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास किसको ओबे कर रहे हैं? न्यूटन के थर्ड लॉ को। और ये हमें एक और चीज़ हमें बताई क्लियर, वो क्या चीज़ इसने बताया कि R21 ये है, R21 वो अपोजिट है R12 के, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब है ये जो फोर्स जो लग रही होती है ये अलोंग वो लाइनिंग ज्वाइनिंग दियर सेंटर लगती है। फोर्स ऑलवेज एक्ट्स लाइनिंग ज्वाइनिंग दियर सेंटर्स, इनके सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइनिंग करती है उसके अलोंग लग रही होती है, ठीक है। फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दियर सेंटर ऑफ द चार्ज, ठीक है, समझ आई। तो अब हम जाते हैं अपने असल चीज़ की तरफ, जो कि आपको क्या था? MCQs थे प्रीवियस के, इजी MCQs। यार हलवा होते हैं, हलवा। आपने ये लेक्चर अच्छे से सुना है ना? आपके लिए हलवा लगेंगे नहीं, अगर सिर्फ यही देखना है तो ये भी देख लो, ये भी देख लो, ठीक है। मैं MCQs लाता हूँ। तो ये कुछ MCQs है हमारे पास। देखिए, कूलम लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी है यार, वो पहले डिस्कस करनी चाहिए, बट अभी भी करेंगे। कुछ लिमिटेशंस है, ये एक्सटेंडेड चार्ज पे नहीं वो नहीं हो सकता, अप्लाई नहीं होता। ये एक्सटेंडेड चार्ज जो बड़े चार्ज होते हैं, कूलम लॉ की बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह हमारे पास जो कूलम लॉ है वो डिस्ट्रीब्यूट चार्ज हो उस पर भी अप्लाई नहीं होता। इसी तरह आपके पास जो मूविंग चार्जेस हैं उन पर ये कूलम लॉ अप्लाई नहीं होता। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस हम लिखते नहीं, बस ऐसे ही बता दिए, आपके उसमें सिलेबस में भी नहीं है, तो जनरल हमने बताया थोड़ा। तो पहला MCQ है, कूलम लॉ एप्लीकेबल फॉर डैश पॉइंट चार्जेस के लिए है। कूलम लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? ठीक है, लिखते हैं कूलम की स्पेलिंग यार। कूलम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल है कूलम लॉ? नंबर ऑप्शन है एनी टू चार्जेस, कोई से दो चार्जेस के लिए,
ऑप्शन बी है पॉइंट चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए। ऑप्शन सी है दोनों के लिए। ऑप्शन डी है नन के लिए। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। हमने शुरू में बात किया था कि पॉइंट चार्ज वो चार्ज होंगी जो आपके पास ज़्यादा एक्सटेंडेड ना हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो चार्ज। जैसे आपके पास पॉइंट चार्ज बहुत ऐसे चार्जेस को कहते हैं जिनका जो है साइज़ के लिहाज से दो ऐसे चार्जेस हों जिनका साइज़ के मुकाबले में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो, तो वो पॉइंट चार्ज माने जाते हैं। तो ऐसे चार्जेस के लिए पॉइंट जो कूलम का लॉ है ये एप्लीकेबल है। हमने पहले भी बात की थी। मान लीजिए बड़े बड़े बाज़ार शुरू से नज़दीकी से देखो तो बड़े बड़े चार्जेस लग रहे हैं। जब इनके बीच के डिस्टेंस हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपके पास ये बिल्कुल छोटे छोटे चार्जेस नज़र आएंगे, तब इनको हम क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है कूलम लॉ। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, एक और। इफ़ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, लिख देते हैं। इफ़ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की मीडियम की बात हो रही है। चार्जेस इज नॉट फ्री स्पेस, इज ए नॉट फ्री स्पेस, फ्री स्पेस नहीं है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल, फिर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, कह रहा है कि इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी, इसके ऊपर भी बात करें, या फिर सेम रहेगी, इसको क्या कह सकते हैं, रिमेन सेम, या फिर चौथा पॉइंट है कुछ भी नहीं होगी, नन। अगर हमने कहा सबसे ज़्यादा जो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है वो फ्री स्पेस में होती है या एयर में होती है। इसके अलावा अगर कोई मीडियम आएगा या डायलेक्ट्रिक आएगा तो तब आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी नहीं होती है, तो आपके पास कम हो जाएगी। क्या, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगी, कोई मीडियम अगर आ जाए तो हम कहेंगे डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल, इजी है, वेरी इजी। ठीक है। अब एक और है, तीसरा है, क्या है, इफ़ F1 एंड F2 आर फोर्सेस, अगर कोई फोर्स F1 है, इफ़ F1 एंड F1 और F2 आर फोर्सेस, कोई फोर्सेस हैं, आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अल्फा पार्टिकल, एक्टिंग ऑन अल्फा पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के बीच में रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिस्पेक्टिव तरतीब, पहले वाली क्या है, पहले अल्फा पार्टिकल है, यानी कि F1 अल्फा पार्टिकल की वजह से लगेगी। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, F1 जो फोर्स है वो अल्फा पार्टिकल का है, F2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लगेगी। ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन आपने बताना है F1 और F2 क्या इक्वल होंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, या फिर आप यूँ कह लें F1 ज़्यादा होगा F2 से, या फिर यूँ कह लें F2 ज़्यादा होगा F1 से, या फिर यूँ कह लें जो D है F1 जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होगी F2 से, कि F1 किसका फोर्स थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स का की फोर्स थी, तो F1 ज़्यादा होगी 4 टाइम होगी, या बराबर होगी, या ज़्यादा होगी, कम होगी, बताओ। तो हमने कहा था चार्जेस भले बड़े हों, चार्जेस भले छोटे छोटे हों, असल में होती क्या है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चार्जेस बड़े हों या छोटे हों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स होती है, दोनों की बाहमी फोर्स होती है, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा होती है। कूलम की स्टेटमेंट ही यही है शुरू में, दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे अगर अल्फ़ा और इलेक्ट्रॉन के जो प्रोडक्ट आएगा उस हिसाब से मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्सेस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इक्वल फोर्सेस लगाएंगे, इसलिए हम कहेंगे F1 और F2 क्या है, इक्वल होंगे, आपके पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, जब डायरेक्शन वाइज क्या होंगे, दोनों अपोजिट होंगे ये दोनों फोर्सेस। समझ आ रही है बातें। तो ये जो एमसीक्यूज़ कराने का मकसद ये है कि अभी आपने पढ़ा है तो ताज़ा आपके जहन में बैठ जाएगा अच्छा करके।
ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्ज। तो यही है, आपके पास 3 हो गए थे, चौथा है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू सिमिलर चार्जेस। टू कैसे चार्जेस हैं, सिमिलर हैं, ठीक है, सिमिलर चार्जेस हैं। सिमिलर कैसे चार्जेस हैं, सिमिलर यूनिट चार्जेस है। क्या है, सिमिलर यूनिट चार्जेस है, ठीक है, यूनिट चार्जेस, यानी कि दोनों को 1 कूलम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1 कूलम या 1 कूलम है, ठीक है। प्लेस यूनिट चार्ज है मतलब 1 कूलम, प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन एयर, और प्लेस क्या क्या है इनको, प्लेस 1 मीटर अपार्ट एक दूसरों से एयर में, तो अब इनके दरमियान फोर्स क्या होगी पूछ रहा है। ऑप्शन 1 है 0 होगी क्या इन दोनों के बीच में, ऑप्शन 2 है 1 न्यूटन होगी क्या, ऑप्शन 3 है क्योंकि यूनिट चार्ज है तो 1 न्यूटन होगी पूछ रहा है। फिर आपके पास 9 × 10⁻⁹ न्यूटन होगी, या फिर यूँ कह लें D 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन होगी। क्या होगी भाई, क्या होगी, देखिए फार्मूला आपने पढ़ रखा है, F इजिकल्स होगा KQ1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। अब R कितना है 1 मीटर अपार्ट है, Q1 कितना है ये भी 1 कूलम, Q2 कितना है ये भी 1 कूलम, तो ये K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ 9 यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दो, F क्या आएगी, F1 नहीं है खाली F है, F की जगह क्या पुट करें 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 Q2 की जगह क्या करेंगे 1 कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, 1 है तो 1 कूलम का स्क्वायर डिवाइड बाई ये 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर ये कटेंगे, तो आपके पास फोर्स आएगी कितनी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। वेरी सिंपल यार, इसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं, टफ नहीं आते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, इसी तरह के आते हैं हमारे मुल्क में। वैसे इसको टफ बनाना चाहिए, हमारे जो मेडिकल के टेस्ट है टफ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एमसीक्यूज। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 4 हो गए ना, 5 और, ठीक है। कंसेप्ट को जरा अपना स्ट्रांग करें, थोड़ा हल्का हल्का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कितनी होगी, ये भी ईजी है, चलो लिख देते हैं 5। विच ऑफ द फॉलोइंग is the electrostatic force of repulsion, electrostatic force of repulsion between 2 electrons placed at a distance between 2 electrons placed at a distance 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर दूर रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इजी है, रिपल्शन ही होगी ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम चार्जेस है। F इक्वल होगा KQ1 Q2 R का स्क्वायर, R कितना है 1 मीटर है, Q1 कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, Q2 भी यही है, Q1 और Q2 दोनों क्या है सेम है। तो K की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पुट करो भैया, F क्या होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 कितना है 1.6, ये क्या होगा 1.6 × 10⁻⁻19, फिर 1.6 × 10⁻⁻19, नीचे क्या है कूलम स्क्वायर हो जाएगा ना इन दोनों का यूनिट, ये नीचे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 मीटर तो मीटर स्क्वायर कटेगा,
तो कूलम स्क्वायर और ये भी कटेंगे, सिर्फ क्या बचेगा, फोर्स बचेगी। तो देखिए F इक्वल होगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और 1.6 जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आई थिंक आता है 25.6 आता है, ठीक है, इस तरह का है। मल्टीप्लाई 10 की पावर मैंने कैलकुलेशन की थी, -38 होगा, ठीक है। अब इन 9 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 230.4 इस तरह का कुछ है। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा, 9 जाएगा इसमें से कितने, 29 कितना होगा, 38 में से 9 गया, 38 में 9 29, ठीक है। इसको फिर यहाँ मूव कराएंगे दो तो ये 27 हो जाएगा, 28 हो जाता है आई थिंक ऑप्शन में आपके पास 27 का कोई ऑप्शन नहीं है ना, ये होगा 29। इनकी कैलकुलेशन जब करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर इसका आता है, आमतौर पर मैं जो आंसर लिखता हूँ वो क्या है, आंसर है आप कैलकुलेशन करें 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -28 न्यूटन आता है। देखिए अब कैलकुलेशन में टाइम लगेगा इसलिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि इस नेक्स्ट MCQs की तरफ हो, इसको मल्टीप्लाई करें यार, इसको मल्टीप्लाई करें हो जाएगा, ठीक, मतलब नहीं दोबारा कुछ नहीं। तो यही फार्मूला लगता है, तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और MCQs की। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज हाफ देन फोर्स बिटवीन देम बिकम, यार वही इन्वर्स स्केल लाख है, 6-7 है, पता नहीं 6 होगी। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, टू कैसी बॉडीज हैं, चार्ज बॉडीज इज हाफ ज़बानी बताता हूँ, अगर दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस को हाफ किया जाए, कम मतलब पहले 1 मीटर था, उससे आपने हाफ किया 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया, तो फोर्स कितनी टाइम होगी, डबल होगी, 4 टाइम होगी, 1/4 होगी, 4 टाइम होगी, डेफिनेटली कितनी होगी, 4 टाइम। देखिए आपके पास F इक्वल टू 1/r² है ना, इसको आप कितना कर रहे हो, 1 मीटर से हाफ कर रहे हो, तो क्या होगा 1 मीटर से हाफ, पहले 1 मीटर था उसका हाफ 1/2, ये 1/2 का स्क्वायर, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/1/4, ये थर्ड में ऊपर जाएगा, क्योंकि 4 टाइम ये फोर्स नहीं, फोर्स है वो 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन 4 टाइम डबल, 4 टाइम इस तरह ऑप्शन दिए हुए थे, ये 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, लिखा हुआ है ऑप्शन ए डबल, ऑप्शन बी हाफ, ऑप्शन सी 4 टाइम। तो आपने किस पर क्लिक करना है, 4 टाइम पे, ठीक है। इफ बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी डबल किया जाए और डिस्टेंस भी डबल किया जाए तो तब क्या होगा, तब आपके पास फोर्स सेम रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। अगर मैग्नीट्यूड भी डबल किया जाए और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा किया जाए और नीचे डिस्टेंस भी डबल किया जाए, यही कह रहा है ना, हाँ जी। इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल, यानी कि इस तरह Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर है। डिस्टेंस 1 मीटर था तो आप इसको 2 मीटर कर लें, चार्ज 1 कूलम था आप इसको 2 कूलम कर लें, ठीक है। चार्ज दोनों एक Q1 1 था, इसको 2 कर दिया, फिर Q2 क्या था, Q2 भी 1 था तो इसको आपने 2 कर दिया, 2 कूलम। देखिए क्या होगा, फोर्स के ये होगा 2 कूलम, ये भी 2 कूलम, ये 2 मीटर कर दिया, डबल कर दिया, 2 मीटर का स्क्वायर, F क्या होगा के, ये वही वाला होगा, मतलब जो पहले सिंपल था 1 कूलम के लिए, ये 2 कूलम ये होगा 4 कूलम, नीचे 4 मीटर, तो ये कटेंगे। साथ में ये के की वैल्यू तो आपको पता है, F इक्वल्स टू, ये के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई 9 न्यूटन, के की यूनिट लिख रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर, नीचे वाला जो है वो मीटर स्क्वायर बचे हैं, तो ये और ये मीटर में करेंगे। ये फोर्स कितनी आएगी, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन आएगी। अगर यही आपके पास 1 कूलम के लिए करते तब क्या होती, तब भी यही होती,
क्या होती है, के मल्टीप्लाई बाई 1 कूलम, फिर 1 कूलम, दोनों कूलम डिवाइड बाई 1 मीटर, तो ये क्या होगा, के कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये के की वैल्यू फिर वही है 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कूलम स्क्वायर है, ये है, नीचे मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कटेंगे, ये भी कटेंगे, तो फोर्स क्या आएगी, 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन। तो ये आपके पास फोर्स आ गई। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।